हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। और इसमें भी आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की। लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको केमिकल इक्वेशन से मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं। उन सब्सटेंस के हम सिंबल्स लिखते हैं, है ना। सब्सटेंस का हम सिंबल लिखते हैं। सपोज करो सोडियम पार्टिसिपेट किया तो सोडियम का सिंबल हो क्या जाएगा, Na। और उसके बाद करते क्या है, अगर कोई कंपाउंड यहाँ आ गया, लाइक मान लेते हैं कॉमन सॉल्ट, तो उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं NaCl। तो बस करते क्या है केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन किसी भी रिएक्शन का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, केमिकल इक्वेशन है क्या, पहली बात तो कोई ये पूछे तो क्या बोलोगे, इट इज एन जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। चलिए ये बात तो तय है कि रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन में हम करते क्या है, ये बड़ी बात है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में हम सब्सटेंस के सिंबल्स और उनके फॉर्मूले को लिखते हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इक्वेशन नाम देते हैं। तो मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां करते क्या है, इन which we can write in which substances are written in form of symbols and formulae, in form of symbols and formula। ओके, तो भाई बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इट इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जहां पे हम करते क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को हम सिंबल्स या फॉर्मूले के फॉर्म पे लिखते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन करा रहा हूं कि भाई मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ऐसे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है ना कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर किसी भी रिएक्शन में होते हैं तो उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट भी बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ रिलीज होती है। चलो, तो ये तो तय है कि भाई ये हो गया, है ना। बाकी हम लोग सीख रहे हैं लाइव क्लासेस में, हम लोग सीख रहे हैं कि रिएक्शंस कैसे बनाते हैं। तो लाइव क्लास आप मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइव क्लास। अगर आपको कंपाउंड्स बनाने आ गए तो रिएक्शन लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये एक रिएक्शन हो गया, ये हो गया एक रिएक्शन, है ना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस। क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था इवोल्यूशन ऑफ गैस में कि अगर कोई एक्टिव मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसी भी नहीं, कुछ स्पेसिफिक एसिड्स होते हैं, हम लोगों ने वहां बात भी किया था इसके बारे में। तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जो सॉल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो लिख देते हैं। चलिए, ये तो रिएक्शन हो गया। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें, है ना, मतलब है क्या, मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Mg हो गया। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई इसका तो सिंबल ही लिख सकते हैं, मेटल है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट का तो सिंबल ही लिखा जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपाउंड हो गया और एसिड का फॉर्मूला ये हो गया। चलिए, ये भी हो गया। तो रिएक्टेंट तो लिखा गया। अब बारी है यहाँ पे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। अगर डाउट है तो मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ और बार बार आपको बोल रहा हूँ कि लाइव क्लास आप मिस मत करो। वहां हम लोग सीख रहे हैं कि कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। तो मैंने बताया था ट्रिक, बेचारे प्यारे महात्मा गांधी का सर बाल रहे,
और ये जो ट्रिक था वो किसका था, 2+ कैटायंस के, यानी मैग्नीशियम आया है यहाँ पे। महात्मा गांधी में मैंने बोला था मैग्नीशियम है, और यहाँ एक मोनोवैलेंट एनायन यानी 1- वाला ट्रिक देखा था। फिर कल बाहर आई आंटी, तो भाई कल का मतलब क्लोरीन होता है, तो ये हो गया क्लोरीन का। अब यहाँ पे क्रॉस शिफ्टिंग करना हमको वैलेंसी का, तो क्या हो जाएगा, ये Mg के पास 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, और क्लोरीन के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, MgCl2 बन जा रहा है ना। तो यहाँ पे MgCl2 हो जाएगा, है ना। बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। चलिए, तो फिलहाल मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ इसको, ये हो गया 2HCl। अब आप देखेंगे क्या कि रिएक्शन ऊपर था, अगर इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म पे लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, तो उनको सिंबल्स या फॉर्मूले के फॉर्म पे लिख देते हैं और बन जाता है वहां पे केमिकल इक्वेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए, तो केमिकल इक्वेशन के बाद ये तो पता है ना कि जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। ये हो गया रिएक्टेंट्स, और इधर को क्या बोल देते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये भी तय है। तो ऐसे कई सारे आगे रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। बेसिकली अभी यहाँ देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अब इसके बाद बारी आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से या इक्वेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो फिलहाल यहाँ पे तो आई थिंक आपको बस ये पता चल रहा है कि 2 रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन से। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट हेडिंग ये लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम any chemical equation, any chemical equation, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ध्यान देंगे, बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, what information do we get from any chemical reaction या इक्वेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन से या रिएक्शन से मिल सकता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है ना। 3-4 साल पहले आया हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है। तो जो पहला इंफॉर्मेशन है जो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब हो क्या गया कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में है, वो सॉलिड फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, या गैसियस फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा फिजिकल स्टेट मिल रहा है। राइट, अगर हम बात करें यहाँ फिजिकल स्टेट की, तो आइए देखते हैं कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पता ना कि 3 तरीके से हम फिजिकल स्टेट को डिवाइड करते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा फिजिकल स्टेट होता है गैस, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे जो लिक्विड का ही कह लीजिए पार्ट ही होता है, इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस। अभी बताता हूं कि एक्वस होता क्या है। तो यहाँ सॉलिड को शॉर्ट फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, ये हो जाता है सॉलिड। तो कहीं अगर ब्रैकेट के बाद एस लिखा हो तो वो सॉलिड हो जाएगा, ब्रैकेट में एल लिखा हो तो लिक्विड हो जाएगा। गैस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और एक्वस को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यू से, है ना। अगर प्रॉब्लम है आपको एक्वस स्टेट होता क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं, जब भी किसी सॉलिड या गैस को हम लिक्विड स्टेट में मिलाते हैं तो मिलने वाला जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं एक्वस स्टेट। लाइक शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड सोल्यूशन, उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। आपने भी पहले कहा होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर,
इसी तरह से सॉल्ट को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बोल देंगे, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ NaCl, कभी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान रहेगा एक्वस सोल्यूशन बनता कैसे है, जब भी किसी सॉलिड, या मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एक्वस बनेगा कैसे, सॉलिड को मिला देते हैं लिक्विड में, ऐसा सॉलिड जो डिसॉल्व हो जाए, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि वहां पे सैंड मिला दें और उसके बाद सर से बोलते रहे कि सर एक्वस बना ही नहीं। या दूसरा कंडीशन है क्या, गैस को मिला दें लिक्विड में, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए और सॉल्यूट या तो सॉलिड होना चाहिए या तो गैस होना चाहिए। ठीक है, तो पहली जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन से वो क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, है ना, लाइक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सॉलिड होगा तो S, लिक्विड होगा तो L, गैस होगा तो G और एक्वस होगा तो हम AQ लिखते हैं। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन हम यहाँ कभी भी अप्लाई करते हैं उसमें टेम्परेचर यूज हो रहा है या नहीं और प्रेशर यूज हो रहा है या नहीं। अगर टेम्परेचर या प्रेशर यूज होगा तो हम इसको भी मेंशन करते हैं, मेंशन टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ इन्वॉल्व। अगर टेम्परेचर और प्रेशर यूज हो रहा है तो इसको हम लिखते भी हैं। आइए देखते हैं कि टेम्परेचर को कैसे शो करते हैं हम। एरो के ऊपर टेम्परेचर को शो करने का तरीका है क्या यहाँ पे, कि अगर कोई यहाँ पे टेम्परेचर यानी हीटिंग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, एरो के ऊपर डेल्टा साइन बना देंगे, है ना, लीड्स टू का जो एरो है उसके ऊपर डेल्टा साइन बना देंगे, या जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो वहां पे नोट कर देंगे, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। जैसे मान लो अगर इसको हीट करते हैं तो क्या कर देंगे, हीटिंग का साइन दे देंगे डेल्टा, या अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो उसको भी मेंशन कर देंगे। इसी तरह करते क्या है, प्रेशर को भी हम यहाँ डिनोट करते हैं, जो प्रेशर की वैल्यू होगी उसको डिनोट कर देंगे। तो प्रेशर को डिनोट करने का तरीका है क्या, राइट वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ प्रेशर लिखेंगे कहाँ, जो भी चीजें हैं ये हम लिखते कहाँ हैं, कि जो एरो है ना लीड्स टू का एरो, ठीक उसके ऊपर लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दो चीजें यहाँ पे पता चल गई कि क्या क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, फिजिकल स्टेट, और दूसरी बात क्या होगी कि अगर कोई टेम्परेचर या प्रेशर यूज हो रहा है तो उसको भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरी खास बात क्या हो जाएगी कि अगर रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो उसको भी हम मेंशन करते हैं, है ना, कैटलिस्ट मेंशन नेम ऑफ कैटलिस्ट इफ इन्वॉल्व। अगर कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको लिखते हैं। तो बड़ी बात है कि कैटलिस्ट होता क्या है, तो आइए देखते हैं कैटलिस्ट होगा क्या। जैसे मान लो है ना, तुम लोग आराम से चल रहे हो, टहल रहे हो, धीरे धीरे टहल रहे हो, पीछे से तुम्हारा दोस्त आया और धक्का दे दिया, है ना, तो होगा क्या, तुम्हारी जो नॉर्मल स्पीड थी अब उससे एक्सीलरेट हो जाओगे, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, पहले के कंपैरिजन में तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी अचानक से। और जो तुम्हारा दोस्त है तुम देखोगे क्या, वो धक्का देके आराम से अपने पोजीशन पे ही है, जैसे था वैसे ही है, बस धक्का देके वो अपने पोजीशन पे आ गया। चेंजिंग कहाँ हो रही है, तुम्हारी स्पीड पे, है ना। तो हो क्या रहा है, एक केस में तुम्हारा स्पीड बढ़ जा रहा है, दूसरा केस क्या हो सकता है, तुम बड़ी तेजी से चल रहे हो, आराम से भाग रहा हो तेजी से मिल्खा सिंह की तरह, अचानक से तुम्हारा दोस्त आया पकड़ लिया हाथ, स्पीड कम हो जाएगी, है ना। फिर क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त तो अनअफेक्टेड है ना वहां पे, बस आके हाथ पकड़ लिया, है ना। तो दोनों केसेस में हो क्या रहा है कि तुम्हारी स्पीड चेंज हो रही है लेकिन तुम्हारा दोस्त अनअफेक्टेड है, उसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। इसी तरह से रिएक्शन का भी स्पीड होता है जिसको केमिस्ट्री में हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फिलहाल आप लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, रिएक्शन जब रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कुछ स्पेसिफिक टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो अब इसके बाद आते हैं कि कैटलिस्ट होगा क्या। किसी भी कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बड़े स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो अगर उन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ानी हो तो कुछ सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं, है ना। केवल बढ़ानी नहीं हो सकता है घटानी भी हो जाती है।
कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनकी वजह से या तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है या कोई बहुत फास्ट रिएक्शन है तो उसको हम स्लो भी कर सकते हैं, इसी को नाम देते हैं हम कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की खास बात है कि कभी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, केवल बढ़ाता नहीं है, इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो आप बोलोगे क्या, द सब्सटेंसेस विच अफेक्ट स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका नाम देंगे। फिर कहां पे नाम देंगे, ये यहां पे ये एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। चलिए लास्ट क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है कि जो गिवन रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। द गिवन chemical equation follows law of conservation of mass, law of conservation of mass और नॉट, है ना। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन से मिल सकते हैं। ध्यान देना ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, What information do we get from any chemical equation और reaction। तो यही यहाँ पे जो हेडिंग है इसी के बेसिस पे ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसको मिटाते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये नंबर्स कहाँ से आ गए हैं। यहाँ पे 2 आ गया है ना, तो ये कहाँ से आ गया है, जबकि शुरुआत में था नहीं। तो इसको आप मिटाएंगे, नोट डाउन करेंगे अपनी फेयर कॉपी पे और हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए लास्ट जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने बात किया था वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो होता क्या है, कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं या जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते ही हैं, है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब ये फॉलो करते हैं तो हम बोलते क्या है कि ये बैलेंस है ना, बैलेंस रिएक्शन है। ध्यान देना, जो रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे वो बैलेंस होंगे, जो फॉलो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो आइए इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो यही है, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस एंड unbalanced chemical equations। तो होता क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा क्या, ऐसा इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से फॉलो कर लेगा उसको हम नाम देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्टली हम लोग डेफिनेशन ही लिखते हैं। The chemical equation which follows law of conservation of mass, law of conservation of mass is known as balanced chemical equation, is known as balanced केमिकल इक्वेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसा इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे उसको हम नाम देंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए आइए देखते हैं कि होता क्या है बैलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब मैं इसको हैशटैग में लिख रहा हूं, ये चलिए ऐसा ही लिख देता हूं। तो सबसे पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज कौन किया था, तो याद रखना साइंटिस्ट थे लेवॉइजियर, जिनका पूरा नाम है एंटोनी लेवॉइजियर। यही क्या किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज किए थे। प्रपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए प्रपोज किए थे, तो होता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्यार से इसको, एलसीएम, है ना, वही चीज है घिसा पिटा, मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only be converted from one form to other, है ना। मतलब है क्या, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ही कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं है, कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो इसका मतलब है क्या कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट इज रिएक्शन की बात करें तो वहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक बेसिक सा डेफिनेशन। कौन प्रपोज किया था इसकी बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अच्छा ये चीज हम बात करते हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन में एटम और कंपाउंड्स का मास निकालना, ठीक है निकल तो जाता है, लेकिन एक थोड़ा टफ वर्क हो जाता है भाई। मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, और अगर किसी पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट का मास नहीं पता है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए करते क्या है, सिंपली कर देते हैं कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम हैं डिफरेंट टाइप के, अगर उतने ही एटम प्रोडक्ट में हो जाएंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। और तो आपको लास्ट वाले पे फोकस करना है और इसी पे हम वर्क करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम्स present in reactants is equals to total number of particular atoms present in product, है ना। मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम हैं अगर उतने ही एटम प्रोडक्ट में हो जाएंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिंपल यूज आप घर पे देखे होंगे या जब मार्केट जाते होंगे सब्जी लेने देखे होंगे। तराजू का दोनों पलड़ा क्या होता है भाई, इक्वल होता है, तभी हम सब्जी लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं, है ना। तो है ना, रिएक्टेंट्स मान लेते हैं लेफ्ट साइड और वो हो गया राइट साइड, दोनों साइड इक्वल हो गया तो बोल देते हैं भाई फॉलो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन केस अगर ये दोनों साइड का नंबर ऑफ मतलब टोटल मास इक्वल ना हो या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो, तब ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। तो अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कोई करे तो क्या बोल दोगे, सिंपल सा, द केमिकल इक्वेशन which do not follow law of conservation of mass, उसको हम क्या कह देते हैं, is known as unbalanced chemical equation, ठीक है। तो ये बात हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन की और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। क्या होता है, कौन प्रपोज किया था, है ना, और कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम करेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में, वो थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा और अब कोशिश भी कर रहा हूँ कि वीडियो बड़ा बनाऊं, है ना, जिससे टॉपिक जल्दी खत्म हो और टॉपिक क्लियर भी होता चला जाए। कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या लेक्चर नंबर 8 में कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं
एक तरीका आप पढ़े होगे हिट एंड ट्रायल मेथड, एक और मेथड मैं बताऊंगा जो आपकी संजीवनी की तरह वर्क करेगा। मतलब कई सारे इक्वेशंस होते हैं जो हिट एंड ट्रायल से आप कोशिश करते हो फिर भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन उससे परफेक्टली आंसर आएगा। तो फिलहाल इसको आप अच्छे से पढ़िए, फेयर कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, और रेगुलर जब भी लाइव क्लास हो मेरी श्योर अटेंड करिए आप, है ना। इसके बारे में आप खुद से कहिए कि भाई मुझे अटेंड करना है, किसी भी तरीके से एनी हाउ टाइम निकालिए, अटेंड करिए, क्योंकि वहां पे मैं शॉर्ट टिप्स बताऊंगा, बहुत सारे ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप जानते तो हो लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं समझते हो, है ना, जो आपके चैप्टर को या केमिस्ट्री को बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना देगा। तो थैंक यू फिर से ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।